नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप एनी टीवी के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। शुरुआत कर रहे हैं लगातार कल से सारे देश की जिस पर निगाहें टिकी हुई थी, जनता इंतजार कर रही थी, लोग दुआएं कर रहे थे और अब 41 मजदूर सुरक्षित कम से कम उत्तरकाशी के उस टनल से बाहर निकाल लिए गए हैं। उन्हें कल एक अस्थायी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद 41 मजदूरों को आज ऋषिकेश एम्स लाया गया। इसके लिए सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर जो है उसका सहारा लिया गया और सभी मजदूरों को लेकर ऋषिकेश के एम्स के लिए इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। ऋषिकेश एम्स के ट्रॉमा सेंटर में 41 मजदूरों के लिए इंतजाम किए गए हैं। आपको यह बता दें कि अभी भी सारे मजदूर जो हैं वो स्वस्थ हैं। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को कल रात सुरक्षित निकाल लिया गया था। सुरंग में जिस जगह से ये मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे, वहां की अब पहली तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। मजदूरों को निकालने के लिए किस तरीके से सांसें थामने वाली ये लड़ाई बिल्कुल थका देने वाली थी। भारत में अब तक ये सबसे बड़ा बचाव अभियान रहा है। 17 दिन एक पहाड़ के नीचे धंसी सुरंग में फंसे रहे 41 मजदूर, उन्हें सुरक्षित रखने और निकालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। इसके लिए अमेरिका तक से ऑगर मशीन मंगाई गई। तरह तरह के पहाड़ को तोड़ने के लिए, उसका सीना चीरने के लिए अलग अलग इंतजाम किए गए। 17 दिनों तक इन मजदूरों को खाना पीना, ऑक्सीजन पहुंचाया गया जिससे कि वो स्वस्थ रहें। उनसे लगातार संपर्क बनाकर रखा गया। मशीनों के ब्लेड से पहाड़ में फंसने लगा कि ये जो ऑपरेशन है बहुत ज़्यादा जटिल हो जाएगा। अंत में रैट माइनिंग के द्वारा, सदियों पुराना जो तरीका है, खतरनाक तरीका जरूर है, लेकिन जो हीरोज हैं जिन्होंने बिल्कुल अंत में जाके रैट माइनिंग के द्वारा जो आखिरी के रास्ते, जो 17 मीटर का रास्ता है करीब, वो पाटा और उसके बाद आखिरी खुदाई में करके इन मजदूरों को बाहर निकाला गया। उत्तरकाशी के सिलखियारा में सुरंग से निकाले गए सभी 41 मजदूरों को पहले इस अस्पताल में जहां भर्ती कराया गया था, उसके बाद इन मजदूरों को अस्थायी अस्पताल से ले जाकर अब एम्स में भर्ती कराया गया। लेकिन ये कुछ तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अस्थायी अस्पतालों की है। वहां से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी ने थोड़ी देर पहले अस्पताल का दौरा किया, मजदूरों के हालचाल जाने और सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। अभी सभी लोगों को चिकित्सा के मॉनिटर पर रखा गया था कि उनकी एक 24 घंटे का जो डॉक्टरों के द्वारा परामर्श है उसी में देखा है। मैंने सबसे मिला है, सबके हालचाल लिए हैं। सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी प्रसन्न हैं, उनके पारिवारिक जन भी सभी प्रसन्न हैं और सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। राज्य सरकार का भी, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, कि उन्होंने विशेष चिंता करते हुए एक माता पिता की तरह, जैसे माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं, उस प्रकार की उन्होंने चिंता की है। जो हमारे मजदूर भाई टनल के अंदर थे, तो जो सबसे अच्छे प्रयास दुनिया के हो सकते हैं वो इस रेस्क्यू अभियान में हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बचाव कार्य में जो अभियान था उस पर नजर बनाए हुए थे। पल पल की खबर उनको मिल रही थी। केंद्रीय ऐसा बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने भी कहा और पीएमओ से भी लगातार अधिकारी जो हैं वो मौके पर जाकर भी वहां पर देखरेख कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में भी इस ऑपरेशन को लेकर बातचीत हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री बेहद भावुक भी थे। देखिए, एक बात तो मैं जरूर कहूंगा, आपने ठीक कहा, कैबिनेट में उसका विषय भी आया। प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक भी थे और एक होल ऑफ गवर्नमेंट या पूरा देश जैसे एक तरह से आप सबकी दुआएं भी साथ में थी और हर तरह के प्रयास एक एक जान बचाने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान भी दिन में कम से कम 2 बार स्थिति को वहां के मुख्यमंत्री से जानकारी तो लेते थे, अपने पीएमओ के अधिकारी भी वहां पर थे, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे, दुनिया भर से जहां से जो भी सहायता ली जा सकती थी वो भी थी। आपको जानकारी देने के लिए दिन में 2 बार प्रेस ब्रीफिंग, एक बार यहां से एक बार उत्तराखंड से भी की जाती थी।
लेकिन एक बात तो जरूर है, एक टीम स्पिरिट क्या होती है, नेतृत्व क्षमता क्या होती है, हमारे श्रमिक भाइयों ने वो भी दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरंग से बाहर आए मजदूरों के साथ फोन पर बातचीत भी की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गब्बर सिंह नेगी की जमकर तारीफ भी की। राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूंगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर। ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसटीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर और हमारा हालचाल लेते रहे सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर और हमारे बताए हुए रास्ते पे चले सर। और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं ज्यादा क्या कहूँ सर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड सर। आपने बहुत संभाला, लेकिन मैं सबसे एक और बात भी कहना चाहूंगा, आपको शायद अंदाज नहीं होगा, आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे, स्वाभाविक थी। पूरा देश 140 करोड़ देश के लोगों को चिंता थी और सुबह शाम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूछता था कि मोदी जी क्या खबर है, ये कब निकलेंगे, क्या होगा। सामान्य नागरिक भी मेरे से ये सवाल पहले पूछता था। और लेकिन मैंने देखा कि आपके सब परिवारजनों ने, सामान्य रूप से मैंने देखा है कि जब भी ऐसे संकट आता है तो परिवार के लोग बहुत ही गुस्सा करते हैं, परिवार के लोग बहुत ही और चिंता और बढ़ जाती है। तो आपके परिवार के जन भी सचमुच में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सचमुच में संयम बरता और इस सारी प्रोसेस को सहयोग किया। उन्होंने, चिंता होना बहुत स्वाभाविक है, आंसू आ जाना, दुख होना तो स्वाभाविक है। अच्छा, आप में से ऐसे कोई थे जिसको पहले कभी कोई मुसीबत झेलनी पड़ी हो काम करते करते? वैसे अंदर कोई थे जिसके कोई अनुभव काम में आए हो आपके? सर ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक बार मैं सिक्किम में था, उस टाइम लैंड स्लाइड हुआ था सर, अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया सर, उसमें हम थोड़ा बहुत फंसे हुए थे सर, मतलब काफी दिन तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी सर, लेकिन ऐसे टनल के अंदर नहीं फंसे थे सर हम लोग। और यहाँ पे मेरे एक बड़े भाई साहब है सर, मेरे भाई साहब वो भी लगातार तब से हमारे साथ में बने हुए बाहर से, उन्होंने हमारा बहुत हौसला बुलंद किया सर। वो यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस में ऑफिसर्स हैं सर, ऑफिसर थे सर, उनको हमारे अंदर थे क्या? नहीं सर, वो बाहर में थे, बाहर से वो हमारा हौसला बढ़ाते थे सर। नहीं, बाहर वालों तो संपर्क में मैं लगातार रहा, बाहर वालों के तो संपर्क में मैं लगातार रहा, क्योंकि मुझे जानकारी रहती थी। और मैं चाहूंगा साहब, मुझे बताया कि आप सभी साथ में बैठे हो, क्योंकि मेरा पहला आग्रह था कि वहां सारी एम्बुलेंस वैन खड़ी रहे और सबको पहले एक बार हॉस्पिटलाइज किया जाए। लेकिन मुझे तुरंत डॉक्टरों ने बताया कि इन लोगों की तबीयत इतनी बढ़िया है, ये लोग इतनी मस्ती से अंदर रहे हैं और इतनी हिम्मत है कि फिर मेडिकली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, मैं रात को ही बात कर लेता हूं सबसे।
हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। कल लगातार पूरे देश की सांसें जो है वो ऊपर नीचे होती रही। आप पूरे समय सुरंग में 7 से 8 घंटे रहे। कई बार आपका आना जाना हुआ। जब यह खबर मिली कि ब्रेक थ्रू हो गया है, श्रमिकों तक हम पहुंच गए हैं, निकलने वाले हैं, किस तरह से आपने पूरा माहौल देखा, जरा उसके बारे में दर्शकों को बताइए, क्योंकि सब लोग सांसें रोक करके इंतजार कर रहे थे कि वहां से अच्छी खबर मिले। देखिए, ये जो रेस्क्यू अभियान चला वो बहुत ही पहले दिन से ही बहुत ऊपर नीचे होता रहा। बहुत बार लगता था कि अभी हम पहुंचने वाले हैं, अभी ब्रेक थ्रू हो जाएगा, अभी हम सबको निकाल लेंगे। पहले दिन लग रहा था कि मलबा जो है कुछ आया होगा और जेसीबी और पोकलैंड से हम हटा लेंगे, लेकिन वो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। क्योंकि जैसे ही हम इस पर काम कर रहे थे, हमारे जो इंजीनियर थे, जो लोग वहाँ पर मलबा हटाने का काम कर रहे थे, मलबा ऊपर से और गिरता जा रहा था, खतरा बनता जा रहा था, काम रोकना पड़ा। उसके बाद पाइपलाइन बनाने की बात आई, पाइपलाइन बनाई जाने लगी, लेकिन कुछ दूर तक पाइपलाइन गई। उसके बाद हार्ड रॉक आ गया। वो हार्ड रॉक आने के कारण से पाइपलाइन बनाने का काम भी रुक गया। फिर नई टेक्नोलॉजी की जो मशीन है, आगर मशीन, उस मशीन को लाया गया रातों रात। वायुसेना के हवाई जहाज से उसको लिफ्ट किया गया, इंदौर से और कुछ वहाँ हैदराबाद से। वह भी चली और 21 मीटर पर जाकर वह भी अटक गई। 16 तारीख को काम बंद हो गया। बड़ी एकदम से ऐसी न्यूज आई कि ऊपर से फिर से मलबा गिर रहा है, लोगों को, जो लोग काम कर रहे हैं उनको खतरा हो रहा है, तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। 24 घंटे तक काम बंद रहा। अन्य ऑप्शन पर विचार किया जाने लगा, लेकिन स्थिति ये हो रही थी कि चारों तरफ से कि अब कौन सा काम शुरू होगा, कौन सा काम किया जाएगा, किस तरीके से उनको बाहर निकाला जाएगा। ऊपर से वर्टिकल डीलिंग का भी काम आगे एक साथ जो है सोचा कि अब इन ऑप्शन पर भी काम किया जाए। तो फिर ऑगर मशीन 21 मीटर के बाद नहीं चल पा रही थी और चलाने वाले लोग भी नहीं थे, तो फिर उसमें कैनोपी बनाई गई। फिर उसको आगे बढ़ाया, फिर 34-35 मीटर पर फिर बंद हो गई। फिर उसके बाद फिर से जो है उसको जो अंदर रॉक आया था या वो गडर इत्यादि, उनको हटाया गया। फिर 3 दिन के बाद फिर मशीन चली, और मशीन चलने के बाद 47-48 मीटर पर मशीन डैमेज हो गई। अंदर कोई बड़ा गडर आ गया और उस गडर से पाइप टकरा गया, मशीन भी टकरा गई। तो उसके कारण से मशीन भी डैमेज हो गई और आगे पाइप का जो मुख्य सिरा था वो भी डैमेज हो गया। तो अब फिर वर्टिकल डीलिंग शुरू हुई ऊपर से, और ये काम रुक गया। अब ये काम तभी चल सकता था जब ये मशीन पूरी की पूरी बाहर लाई जाती। अगर मशीन को बाहर निकालने में वो, चूंकि उसको उसके ब्लेड को पहले काटना पड़ रहा था, और ब्लेड को काटने के बाद फिर मेन मशीन को काट रहे थे, और 1 मीटर काटने में भी कई घंटों का समय लग रहा था। तो ये बहुत ही कठिन काम है, अंदर जाकर, पाइप के अंदर जाकर मशीन को काट काट के बाहर निकालना। 3-3.5-4 दिनों का समय इसमें लग गया। उसके बाद 2 दिन पहले से फिर इस पर पुशिंग फिर शुरू हुई, और 51-52 मीटर पर फिर गर्डर आ गया। जब हमें लग रहा था कि अब कुछ ही घंटों में हम पहुंच जाएंगे, तो गर्डर काटने के बाद फिर पुशिंग हुई, और 55-56 मीटर पर जैसे 55 मीटर पाइप अंदर गया, और बाहर आप सब लोगों के पास भी समाचार आ गया होगा कि ये ब्रेक थ्रू हो गया, पाइप आर पार हो गया। लेकिन उस समय तक पाइप आर पार नहीं हुआ था, और 1 बजे के आसपास का ये समाचार था। उसके बाद लगभग रात को 8 बजे तक मैं भी चूंकि वहीं पर था इतनी देर, पूरे समय लगभग 7-8 घंटे का समय था, उसमें लगातार पुशिंग का काम, वेल्डिंग का काम ये चलता रहा, और कल जाके 8 बजे शाम को ब्रेक थ्रू हुआ।
हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा ने सुरंग में किस तरीके से जो फंसे हुए मजदूर थे उसमें अखिलेश जो हैं उनके पिता से बात की। रमेश कुमार सिंह ने बताया कि उनके लिए 17 दिन कितने मुश्किल भरे रहे और अब कैसी उनके लिए राहत है। 17 दिनों की चिंता और परेशानी के बाद आज फिर से अखिलेश के घर में खुशियां लौटी हैं। अखिलेश टनल से बाहर आया है। हम इस समय उनके घर पे हैं, उनके पिताजी के साथ है। अखिलेश के पिताजी रमेश कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछते हैं कि कैसा है, क्या आपने आशीर्वाद दिया अपने बेटे को आज जब बातचीत हुई उससे? तब आशीर्वाद उनको खुश रहने का दिया हमने कि खुश रहो, अच्छे रहो, और भगवान से दुआ और सरकार से दुआ मैं किया कि हमारे परिवार से लोग चले जाएं। सभी मजदूर सुरक्षित निकल गए। हम लोग को बहुत गर्व है सरकार पर और धामी सरकार पर बहुत गर्व है। दूर दराज से आए हुए टीम जो थी और देश विदेश सभी लोग हमारे बच्चे को निकालने में मदद किए। हम लोगों के बड़े बड़े आभारी हैं और कितना हूँ कहूँ सराहना करूँ, लेकिन फिर भी ये सराहना कम है। सब भगवान रक्षा करें। हमारे साथ अखिलेश के चाचा जी भी हैं। वो उनको कितने खुश हैं, आप उन्हीं के मुंह से सुनिए। अरे खुशी तो सर बहुत ही है कि हमारा बच्चा घर पे आ रहा है। हमारे वो भाई हैं छोटे, और अब वो घर पे पहुंच जाएं तब धूमधाम से यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी और पूरे गांव वाले बच्चे जो भी उनके साथी हैं सब मिलके एक मतलब दिव्य यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे और दिवाली उसी दिन ये लोग मनाएंगे खुश होके। मतलब कल भी शाम को मनाया गया। कल का क्या माहौल रहा घर का? कल का तो माहौल बहुत खुशी का था कि मतलब सब 41 लोग जो भी वहाँ पे काम करने वाले थे सब बाहर निकले। ये माहौल सबके घर पे और प्लस यहाँ गांव पे बहुत बढ़िया माहौल था और दिवाली भी कल मनाया गया, दीप भी जलाया गया और मिठाई भी बांटा गया। अखिलेश के भतीजे हैं। यस। आप किस तरह से अपने चाचा का स्वागत करेंगे? बहुत ही जैसे कि माल्यार्पण और गाजे बाजे के साथ ही उनका स्वागत करेंगे हम लोग और उनके आने पे बहुत ही खुशी होगी। उनसे मिलने का मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ मैं और बाकी ग्रामवासी लोग भी और कल रात में भी बहुत लोग मतलब पटाखे वटाखे बजाएं। बात करने की कोशिश किए थे आज? यस, बात हुआ सुबह ही। क्या बात की आज? बोले हैं कि आप कैसे हैं, तो बोले हैं ठीक हैं। उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ बहुत दिन बाद, 17-18 दिन बाद, और बोले हैं ठीक है 2 दिन बाद हम लोग आएंगे। चलिए अब आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की रैली जो है उसकी खासी चर्चा में है। पहले इस रैली की परमिशन नहीं दी गई थी, उसके ऊपर लगातार बीजेपी और टीएमसी के बीच में इस पे एक हंगामा होता रहा, इस पे एक विवाद चलता रहा। आज कोलकाता में बीजेपी की प्रतिवाद सभा में को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गृह मंत्री अमित शाह जमकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का समय खत्म हो चुका है। 2026 के चुनावों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सत्ता आएगी। 2014 में मोदी जी बंगाल लाखों करोड़ों रुपया बंगाल को भेजते हैं। ये तृणमूल के सिंडिकेट वाले वो रुपया को बंगाल के गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। मैं आज आह्वान करने आया हूं, अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। कट मनी से पूरी बंगाल की जनता परेशान, सिंडिकेट की उगाही से पूरी बंगाल की जनता परेशान, और जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, वो बंगाल आज बम धमाकों से गूंज रहा है। मित्रों, बम धमाकों से गूंज रहा है। पूरे देश में गरीबी कम हो रही है, मगर बंगाल में गरीबी कम होने का नाम नहीं देती। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आपको बताने आया हूं भाइयों, मैं गुजरात से आता हूं। मेरे जीवन में किसी नेता के घर से इतनी सारी नोटों की गड्डियां
किसी ने अपने जीवन में नहीं देखी होगी। राजनीतिक हत्याएं लगभग 212 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। मैं दीदी को कहकर जाता हूं, हम भाजपा वाले हैं, हमारा कार्यकर्ता हमारा भाई से बढ़कर होता है, भाई से बढ़कर होता है। दीदी, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है देश भर का और पूरे बंगाल का एक एक कार्यकर्ता इसका बदला लेने के लिए तैयार है। आप मेरी बात याद रखना। 2026 में जब चुनाव होगा तब मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से राजनीतिक हत्या का वोट देकर बदला दिया जाता है। बंगाल को पूरे भारत के अंदर भ्रष्टाचार के कारण बदनाम करने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया। ज्योतिप्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल, पार्थ चटर्जी, चाहे गाय तस्करी हो, चाहे कोयला तस्करी हो, चाहे भर्ती घोटाला हो, अरबों खरबों रुपया बंगाल की जनता का इन्होंने खाया है। और मैं ममता बनर्जी को आज कहकर जाता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो ज्योतिप्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल और पार्थ चटर्जी को तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड कर दिखाइए तो बंगाल की जनता मानेगी। वहीं इसके जवाब में टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल के दौरे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस दौरे की तुलना प्रवासी पक्षियों से की है। In the winter months, there are a lot of migratory birds which come to Bengal. So in the same way, there was another migratory species came to Bengal today, will fly out in a few hours. Not a word about how there'll be more jobs for youth. 2, not a word about price rise. And 3, not a word about Manrega, where Bengal workers who've finished working in Bengal still haven't been paid by the union government. वहीं ममता बनर्जी आज कोलकाता में विधानसभा में अंबेडकर प्रतिमा के पास धरने पर बैठी हैं। उन्होंने अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। क्या इस चिट्ठी में लिखा गया है, क्या इस पूरी राजनीति इस वक्त वहां बनती नजर आ रही है? हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, सबसे पहले ये चिट्ठी क्यों लिखी गई है और ये जो अमित शाह की रैली हुई है इसके बाद ममता बनर्जी ने कुछ क्या इस पर कोई बयान दिया है? देखिए, ममता बनर्जी का बयान तो नहीं आया है, लेकिन ममता बनर्जी धरना पे बैठ गई है असेंबली पे। और धरना, प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स ममता बनर्जी के लिए उनके करियर में हमेशा से राजनीतिक सफलता दिलवाया है उनको। ममता बनर्जी के पॉलिटिक्स में धरना काफी इंपॉर्टेंट रहा है। उनके राजनीतिक करियर का शुरुआत धरना से हुआ है। लेकिन इस तरफ जब तृणमूल के जो विधायक है काला कपड़े पहन के धरना पे बैठे हैं और बीजेपी चोर के स्लोगन्स दे रहे हैं, तो मैं अपना कैमरा पर्सन को कहूंगा उस तरफ, इस दीवार के उस तरफ बीजेपी के विधायक आ गए हैं और वो भी तृणमूल चोर के जो नारेबाजी है वो कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से नारेबाजी, एक तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं उस तरफ बीजेपी के नारेबाजी उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, और इस तरफ तृणमूल कांग्रेस की नारेबाजी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में। और तृणमूल के सारे विधायक, जैसे आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, काला कपड़े पहन के आए हैं। और आज पश्चिम बंगाल में राजनीति अगर देखा जाए तो बहुत ही एक राजनीतिक हिसाब से हाई वोल्टेज राजनीति जिसे कहा जा सकता है वो हुआ है। पहले अमित शाह का रैली होता है, उसमें अमित शाह सीधा ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हैं और उसका जवाब डेरेक ओब्रायन की तरफ से आता है। फिर ममता बनर्जी का धरना यहाँ पे होते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टैच्यू के
बिल्कुल नीचे ये रहा बाबा साहेब अम्बेडकर की स्टैचू और इसके बिल्कुल ठीक नीचे बैठे हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो इस धरना को नेतृत्व दे रहे हैं। इधर से नारेबाजी हो रहा है कि बीजेपी चोर, और उस तरफ अगर आप देखें असेंबली के गेट के तरफ अगर आप देखें तो उस तरफ बीजेपी द्वारा नारेबाजी किए जा रहा है। और मैं आपको ले जाऊंगा उस तरफ, अगर हो सकता है तो मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा कि जी आपको दिखा दे। इस तरफ जब उस तरफ ममता बनर्जी की तरफ से नेतृत्व दिया जा रहा है धरना का, इस तरफ आप देखिए बीजेपी के तरफ से शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ पे बीजेपी के जो विधायक हैं वो तृणमूल चोर के नारेबाजी दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से नारेबाजी हो रहे हैं, दोनों तरफ से राजनीतिक जो अपना बयान रखने की कोशिश किए जा रहा है। अमित शाह का रैली हुआ है, उसके बाद ममता बनर्जी का धरना। आप देखिए पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही हाई वोल्टेज राजनीति का आज यहाँ पे दिन है। मेरा कैमरा पर्सन जीडी शंकर आपको इन तस्वीरों दिखा रहे हैं जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा से है, जहाँ पे ममता बनर्जी भी इस वक्त धरना पे बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजनीति में वार पलटवार पश्चिम बंगाल में जारी, एक तरफ अमित शाह की रैली और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का धरना प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में जारी है। कल तेलंगाना में चुनाव है, उसके साथ जो 5 राज्यों के चुनाव जिनको एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले, उनका पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। 3 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। इन राज्यों के जो नतीजे आएंगे उसमें अलग अलग विशेषज्ञ अब कयास लगा रहे हैं कि इसका असर देश की राजनीति पर कैसे पड़ेगा। एक व्यापक असर इन राज्यों के चुनाव का और जो उसके परिणाम आएंगे वो आने वाले राज्यसभा पर भी पड़ेगा। वो क्या असर होगा इसके लिए सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा बता रहे हैं। जैसा कि नाम ही बताता है राज्यसभा यानी राज्यों की सभा, तो राज्यसभा में जाहिर सी बात है कि राज्यों की जो भी विधानसभाओं में शक्ति होती है राजनीतिक दलों की, उसका सीधा रिफ्लेक्शन राज्यसभा की ताकत पर दिखता है। और यही कारण है कि इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जो कि 3 दिसंबर को आएंगे उसका असर राज्यसभा पर आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए क्योंकि जनवरी से लेकर जुलाई 2024 तक कुल 69 सीटें खाली होने जा रही है। और राज्यसभा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर पिछले 9.5 साल में एनडीए अभी तक बहुमत नहीं जुटा पाया है। और जाहिर सी बात है कि इन राज्यों में हार या जीत कांग्रेस और बीजेपी की राज्यसभा में ताकत को कम या ज्यादा कर सकती है। लोकसभा में 2 लगातार लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बावजूद एनडीए को राज्यसभा में बहुमत नहीं मिल पाया है। यहां बीजेपी 94 सीटों के साथ अभी फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं 30 सीटों के साथ कांग्रेस बीजेपी से काफी दूर नंबर 2 पर है। हालांकि अल्पमत के बावजूद मोदी सरकार ने राज्यसभा में सभी महत्वपूर्ण और यहां तक कि विवादास्पद बिल भी पारित कराए हैं, चाहे अनुच्छेद 370 का खात्मा हो, 3 तलाक का खात्मा हो या दिल्ली सेवा बिल हो। इन तमाम बिलों को बहुमत न होने के बावजूद पारित कराया गया है। आपको बता दें कि जनवरी से लेकर जुलाई 2024 तक राज्यसभा की 69 सीटें खाली हो जाएंगी। इसमें राज्यवार देख लेते हैं उन राज्यों को जहां पर कि अभी चुनाव हुए हैं या हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की 5 सीटें हैं जो खाली होंगी, तेलंगाना और राजस्थान की 3 सीटें खाली होंगी और छत्तीसगढ़ की 1 सीट जुलाई 2024 तक खाली हो जाएगी। अब इनमें बीजेपी की कितनी सीटें हैं? बीजेपी की फिलहाल मध्य प्रदेश में 5 में से 4 सीटें हैं, राजस्थान में 2 हैं और छत्तीसगढ़ की 1 सीट बीजेपी के पास है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो बीआरएस के पास तीनों ही राज्यसभा की सीटें फिलहाल हैं और कांग्रेस की बात करें तो उसके पास मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 1-1 सीट ही फिलहाल है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी राजस्थान से कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन वो भी अप्रैल में रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद विधानसभा चुनाव के परिणामों से तय होगा कि इन राज्यों से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। इनके अलावा कुछ अन्य राज्य भी है जहां पर की बदली हुई सियासी तस्वीर राज्यसभा के समीकरणों को बदल देगी, क्योंकि यहां पर भी पिछले कुछ वर्षों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। जुलाई 2024 तक खाली होने वाली 69 सीटों में अन्य महत्वपूर्ण राज्यों से भी वैकेंसी है। यूपी की बात करें तो यहां पर 10, महाराष्ट्र बिहार से 6-6 वैकेंसीज होंगी,
पश्चिम बंगाल से 5, कर्नाटक और गुजरात से 4-4 सीटें खाली होने जा रही हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और दिल्ली से 3-3 सीटें खाली होंगी। दिल्ली की सीट जो है वो जनवरी में ही खाली हो जाएगी। और हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ से 1-1 सीट राज्यसभा की खाली हो जाएगी। इसके अलावा 4 जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सांसद होते हैं वो भी अगले साल जुलाई में रिटायर हो रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो हालांकि बीजेपी ने यूपी में दूसरी बार सरकार बनाई है, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत बढ़ाई है इसलिए यूपी में बीजेपी कुछ सीटें गंवा सकती है और सपा को यहां थोड़ा फायदा मिल सकता है। बीजेपी को गुजरात में जबरदस्त फायदा हो सकता है, जहां उसने आजादी के बाद किसी भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें गुजरात विधानसभा में जीतने को मिली थी, तो वहां पर सभी सीटें बीजेपी जीत सकती है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, वो भी रिटायर हो रहे हैं अप्रैल में, लेकिन उनकी सीट बीजेपी दोबारा नहीं जीत सकेगी क्योंकि यहां पर कांग्रेस की सरकार है। महाराष्ट्र और बिहार में जमकर टक्कर होगी, जबकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ दल, क्षेत्रीय दल जो है वो फायदे में रहेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी को फायदा मिल सकता है, जबकि कर्नाटक में मौजूदा स्थिति बरकरार रह सकती है, इसके बावजूद कि बीजेपी वहां पर चुनाव हार गई। वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी को ये सभी तीनों सीटें फिर से मिल सकती है, क्योंकि यहां पर यह फार्मूला है कि विनर टेक्स इट ऑल। जबकि उत्तराखंड और हरियाणा की सीटें बीजेपी निकाल सकती है। कुछ महत्वपूर्ण चेहरे जो राज्यसभा में नहीं रहने वाले हैं अप्रैल से जुलाई के बीच में, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये भी रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री हैं, वो भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया और साथ ही राजीव चंद्रशेखर। इनमें से कहा जा रहा है कि कुछ जो मंत्री हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। इसके अलावा सपा की जया बच्चन, आरजेडी के मनोज झा और साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, ये भी रिटायर हो रहे हैं। तो इनमें से कितने वापस आएंगे, क्या होगा, किस तरह के समीकरण बनेंगे, ये 3 दिसंबर को काफी हद तक साफ हो जाएगा। यानी कि अखिलेश जी 2024 की अगर बात करें तो सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं, राज्यसभा में भी बदले हुए समीकरणों पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग समीकरण वहां बनता नजर आएगा और उसका भी व्यापक असर सरकार पर पड़ेगा, जो भी सरकार नई आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली से एक महत्वपूर्ण खबर इस वक्त सामने आ रही है, आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका दिया है और केंद्र सरकार को जीत मिली है। मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार के मामले में, जिसको दिल्ली सरकार ने विरोध किया था और केंद्र ने 6 महीने बढ़ाने का पक्ष लिया था। अब केंद्र की 6 महीने बढ़ाने की जो बात है उसको सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। दिल्ली सरकार ने नरेश कुमार के सेवा विस्तार का विरोध किया था। गुरुवार को रिटायर होने वाले हैं मुख्य सचिव नरेश कुमार। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह फैसला लिया है। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या कारण है कि फैसला जो है वो केंद्र सरकार के पक्ष में गया है? दिल्ली सरकार ने बात दोहराई थी कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके मुताबिक कम से कम दिल्ली सरकार की बात भी सुनी जानी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन उसके बाद ये हुआ है कि उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि हम अध्यादेश लेकर आए थे और नए कानून के मुताबिक अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया है कि अध्यादेश, नया कानून जो है वो केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि वो अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग करे। इसके अलावा इस अध्यादेश पर, इस नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरा बड़ा इशू ये था कि जो मौजूदा जो चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं, उनका टेन्योर 30 नवंबर को यानी कल खत्म हो रहा है, गुरुवार को, और ऐसे में उनको विस्तार नहीं देना चाहिए। दिल्ली सरकार का विरोध था कि दिल्ली में कभी ऐसा नहीं हुआ, 30 साल से इस तरह का विस्तार नहीं दिया जाता है। ये तमाम दलीलें यहाँ पर दी गई थी। लेकिन केंद्र सरकार ने आंकड़े दिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पिछले 10 साल में 57 बार ऐसा हुआ है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता और केंद्र सरकार के पास ये अधिकार पहले से मौजूद है और चीफ सेक्रेटरी को भी इस तरह से सेवा विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को भी मान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार अगर 6 महीने का सेवा विस्तार देना चाहती है
तो किसी भी तरह से नियम कानून का वो उल्लंघन नहीं है, ये कह दिया है। और ये भी कहा है कि ये पूरी टिप्पणियां जो इस मामले में हुई हैं उसका असर मुख्य मामले पे सर्विसेज को लेकर जो पेंडिंग है मामला संविधान पीठ में, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक लंबी चौड़ी कानूनी लड़ाई हुई और इस लड़ाई में जो नतीजा है वो ये है कि जिस चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को के खिलाफ दिल्ली सरकार बार बार बात कर रही थी, वो नरेश कुमार फिलहाल चीफ सेक्रेटरी बने रह सकेंगे और केंद्र सरकार 6 महीने का एक्सटेंशन उनको दे सकती है। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।